आरक्षण कहाँ से प्रारंभ हुआ था और अब कहाँ पहुंच गया, इसको अच्छी तरह समझना बहुत आवश्यक है। आरक्षण वस्तुतः अब हिंदू समाज और भारतीय समाज के लिए एक कोड बन चुका है, और अगर ये ठीक नहीं किया गया तो फिर ये कोड से भी आगे बढ़ के कैंसर हो जाएगा, ये पूरे समाज को खा जाएगा। तो इसको जानना जरूरी है। इसको ठीक से जानना आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक रोग हो चुका है, बहुत ही खतरनाक। तो अगर हम किसी रोग का ठीक से निदान नहीं करेंगे तो उपचार भी नहीं होगा। तो ये आरक्षण पहले तो हिंदू समाज जैसे संसार के सबसे समता मूलक न्यायपूर्ण समाज में ये बीमारी आई कैसे और कैसे लाई गई, ये जान लेंगे तो दूर करने के बारे में उपाय सूझ सकेगा। आरक्षण का जो पहला चरण है उसको जानने के लिए ये जानना आवश्यक है कि अंग्रेजों ने अपने हिस्से के भारत में जनगणना कराई, और वो 1881 में पहली जनगणना कराई। उस समय उन्होंने जातिवार जनगणना नहीं कराई, लेकिन एक अनुमान लगाया, क्योंकि उनका पहले ही अनुमान था कि जैसे इंग्लैंड में 90-92% लोग वहां गुलाम हैं, सर्फ्स हैं, तो भारत में जो अनटचेबल्स हैं ऐसे ही होंगे। कैसे कहा, उनको भारत के बारे में कुछ भी पता नहीं था, अंधे थे, क्या था पता नहीं, जो भी कराया। तो जब उन्हें पता चला तो उनकी एक रिपोर्ट है अनुमानित, जिसमें उन्होंने कहा कि 1.5% के करीब अनटचेबल्स है। फिर एक दूसरे ने कहा कि 2.5%। तो मुख्य बात यह है कि बहस क्या शुरू हुई, पहले तो ये जानना चाहिए, है ना। तो बहस में सबसे पहले जानना चाहिए कि जो उनका अपना एक ब्रिटिश अफसर था, उसने अछूत कौन है इस पर बहस हुई। तो धर्मशास्त्रियों से पूछा कि अछूत कौन है, तो उन्होंने कहा कि साहब अछूत तो वो हैं जिनको कि धर्मशास्त्रों में अस्पृश्य कहा गया है, और वो केवल तीन जातियां हैं, चांडाल हैं, शपथ जिसे कहते हैं, जो श्मशान में रहते हैं, इस तरह का, और जो सीधे मरे हुए पशुओं का ही उसका चमड़ा आदि निकाल के और फिर उसी को जो अपने जीवन का आधार मानते हैं। तो अछूत केवल वो किस चीज में है, खान पान रहन सहन में, वो हम उनके हाथ का खाना नहीं खा सकते। फिर इस पर बहस चली, नहीं वो तीर्थ यात्रा में तो सब कोई जाति का विचार नहीं होगा, मेले में जाति का विचार नहीं होगा, सदा से हमारे शास्त्रों में यह है। आज भी कुंभ मेला लगता है, तीर्थ यात्रा होती है, वहां कोई नहीं कहता कि तू अछूत है। केवल भोजन में, क्योंकि भोजन में पवित्रता का बहुत विचार था, जैसे अभी कोरोना में भी अपन को करना पड़ा था, तो उन्होंने कहा, लेकिन इससे वो घबरा गए। तो जो उनका अनुमान था वो गलत था, ऐसा उनको लगा कि नहीं 1.5% नहीं होगा। तो 1901 में उन्होंने फिर जातिवार जनगणना कराई, लेकिन उसमें अनटचेबल्स की बजाय उन्होंने कहा कि हम एक श्रेणी बना लेते हैं, उसे शेड्यूल कास्ट कहते हैं। तो शेड्यूल कास्ट को बनाने की कोशिश की, उसमें बहुत विवाद हुआ, क्योंकि आधे से ज्यादा भारत जो है वो स्वाधीन था, राजाओं का था। वहां उन्होंने कहा कि इस तरह से जनगणना नहीं हो सकती, ब्रिटिश भारत में हुई। फिर 1911 में जरा व्यवस्थित जनगणना हुई, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो अनटचेबल्स हैं उनका तो हम अलग से कुछ नहीं कर सकते, उनका हमको पता नहीं है, लेकिन शेड्यूल कास्ट जो हमने बनाई है वो लोग 12% है, किसी ने कहा 13% है, किसी ने 12% ऐसा कहा। उस पर बहुत बहस हुई। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि गांधी जी जो स्वयं अनटचेबिलिटी के सबसे बड़े विरोधी थे, और उन्होंने एक अभियान ही छेड़ दिया कि अनटचेबिलिटी तो हिंदू समाज पर कलंक है, इस रूप में जाति के आधार पर अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता। उनका गांधी वाङ्मय में प्रकाशित लेख है कि भाई 2.5% अनटचेबल है भारत में, हिंदू समाज में टोटल 2.5%। लेकिन अनुसूचित जाति नाम की जो एक काल्पनिक श्रेणी बनाई गई, उसको गांधी जी नहीं मानते थे। 1911 में गांधी जी ने कभी भी अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग नहीं किया है, अछूतों का किया है, और अछूतों की कुल संख्या कितनी बताई है, 2.5%। उसका कारण यह है कि अछूत कौन है, इस पर बड़ी बहस चली,
और अंत में जो उनके एक ब्रिटिश अफसर थे पैट्रिक ओलिविले, उनका कहना था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार जो हैं ये सवर्ण हिंदू हैं। ये लिखित है पैट्रिक ओलिविले का कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सवर्ण हिंदू हैं, क्योंकि इनका चारों का एक वर्ण है, और अछूत वो हैं जो इनसे बाहर हैं। तो उसमें उन्होंने वही चांडाल, चमार आदि को बताया। तो चमार को लेके बहुत बहस हो गई, क्योंकि चमारों के हाथ का पानी उस समय हिंदू पीते थे, इसके प्रमाण मिल गए। तो उसमें पुस्तक भी है एक अंग्रेज अधिकारी की कि नहीं, चमार तो किसी भी तरह अनटचेबल नहीं है, और ये इनके यहाँ इनका छुआ पानी सब लोग पी लेते हैं वगैरह वगैरह, एक बहस हुई। कुल मिला के ये है कि अनटचेबल्स कौन है? जो न तो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। ये निर्विवाद बात थी। तो इसलिए उसकी संख्या बहुत कम थी। क्योंकि यह संख्या बहुत कम थी, तो उन्होंने कहा कि एक शेड्यूल कास्ट बनाते हैं। शेड्यूल कास्ट मतलब अंग्रेज सरकार ने एक रजिस्टर में जिन जिन जातियों का नाम लिखा किसी भी कारण किसी से, तो उन्होंने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल किया जाए, और उनको बताया कि जिसको हम जिन जातियों का नाम इस रजिस्टर में लिखेंगे उनको हम बहुत लाभ देंगे। तो लोगों ने बढ़ चढ़ के कुछ लोगों ने बताया, लेकिन उस समय पे कुछ लोग विरोध कर रहे थे कि नहीं नहीं, हम अनुसूचित जाति नहीं है, हम तो बड़े क्षत्रिय हैं। बहुत सारी जातियां, जैसे चर्मकारी हैं, वो अपने को क्षत्रिय ही कहते थे। बहुत सारी जातियां अपने को क्षत्रिय कहती थी, तैयार नहीं। लेकिन वो अपना चलते रहे, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो अनटचेबल का तो हमें पता नहीं है। अंग्रेजों ने अनटचेबल शब्द छोड़ दिया और कहा शेड्यूल कास्ट है। शेड्यूल कास्ट जो है वो 12% 13% है, ऐसा कहा। फिर वो इसको बढ़ाते रहे, और अंत में 1932 का जो पूना पैक्ट है वो कैसे आया? क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड जो था उसने कहा कि जो अनुसूचित जातियों के लोग हैं उनका अलग इलेक्टोरेट होगा और शेष हिंदुओं का अलग होगा सारे देश में। शेष सबका अलग होगा, उसने तो कहा। हिंदू मुस्लिम सब अलग हैं और ये अलग है। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने जब कहा तो उसने क्या कहा कि देश भर में सारी विधानसभाओं में उस समय जो सीट थी, जो कि लगभग 500 के करीब होती थी शायद, या 700 थी, एक मिनट में अभी एक देखता हूँ। तो 700 के करीब सारी विधानसभाओं की सीटें थी, 730 या 40। उसमें से उन्होंने कहा कि 71 सीट जो है वो देनी पड़ेगी किसको? अनुसूचित जाति के लोगों को। तो इस पर बड़ा विरोध हुआ कि भाई अछूतों से चल के अब तुम अनुसूचित जाति बना दिए। अनुसूचित जाति का चुनाव क्षेत्र ही अलग हो, ये उनको हिंदू समाज से अलग करने की कोशिश है, क्योंकि फिर वो उसी इलाके में ज्यादा बसेंगे और एक समस्या आ जाएगी। तो ऐसे मत करो। तो उसको लेके हिंदुओं के बीच जो विवाद चला, उसमें अंबेडकर अंग्रेजों के साथ थे। तो अंबेडकर ने कहा कि हमको रैमजे मैकडोनाल्ड की मांग मान लेनी है, और हम सब जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं वो उनके साथ हैं। तो गांधी जी ने अनशन कर दिया। तब हिंदू समाज की ओर से मदन मोहन मालवीय ने बात को चलाया, और जो पूना पैक्ट है उसमें हस्ताक्षर मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हैं। ये जानना चाहिए, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं। गांधी 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 रखते हैं। गांधी जी ने अनशन किया था हिंदू समाज की ओर से, हिंदू समाज की सेवा में, लेकिन उसमें हस्ताक्षर जो है वो महामना मदन मोहन मालवीय के हुए, सनातन धर्मी पंडित महामना मदन मोहन मालवीय ने किया। तब उसको हिंदुओं ने उसे स्वीकार किया, क्योंकि वो सर्वमान्य थे। तो पूना पैक्ट वस्तुतः किनके बीच हस्ताक्षर है? हिंदुओं की ओर से महामना मदन मोहन मालवीय, और अपने आप को दलित कहने वालों की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अनुसूचित जाति की ओर से। उसमें समझौता क्या हुआ? मालवीय जी ने कहा, अच्छा भाई चलो, हम हिंदू तो उदार हैं, आप 71 सीट मांगते हो, हमें आपको 148 सीट धारा विधान राज्यसभा राज्य की सभाओं में दे देंगे, और केंद्रीय जो विधायिका है उसमें आप 10% मांग रहे हैं, हम 18% दे देंगे, लेकिन तोड़ो मत समाज को। यानी 1932 के पैक्ट में कुल 10% सीटें लेने को
स्वयं डॉक्टर अंबेडकर मचल रहे थे, आग्रह कर रहे थे। फिर से सुन लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर केंद्रीय विधायिका में 10% सीट के लिए ही आग्रह कर रहे थे, अंग्रेजों के साथ थे, अंग्रेज भी 10% दे रहे थे। महामना मदन मोहन मालवीय ने कहा कि अरे भाई, इस तरह अलग से निर्वाचन क्षेत्र मत बनाओ, तुम और ले लो, 18% ले लो, बस थोड़ा ज्यादा आ जाए। ये बात हुई थी। तो उस समय कुल मिलाकर 10% इनका सरकारी आंकड़ा था अनुसूचित जातियों का। ठीक है। फिर इसके बाद 1937 आते आते कांग्रेस की कई जगह सरकारें बन गई प्रांतीय विधानसभाओं में, तो इन्होंने कहा भाई थोड़ा और कुछ और जातियों को भी मिला लो, और वो 14.5% अनुसूचित जातियां हो गई। तो किसी भी समाज में 14.5% लोग उस समय अगर थोड़े पीड़ित हैं तो इसको छोटी संख्या माना गया, क्योंकि यूरोप में तो 80-85% लोग पीड़ित, और उन 80-85% में से 1%, आधा परसेंट भी किसी को रिजर्वेशन नहीं मिला है। खैर, तो यहाँ क्योंकि अंग्रेज दबाव दे रहे थे, तो जो पहली बात जानने की है वो स्वयं पैट्रिक ओलिबेले के अनुसार और अंग्रेज अधिकारियों के अनुसार हिंदू समाज के लोगों से बात करके जो उनका निष्कर्ष है कि जो न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, वो अनटचेबल है और उसको उसको थोड़ा सा देना चाहिए। लेकिन फिर कहा गया कि चलो अनुसूचित जाति को दे दो, तो ये 10% उनकी जगह है, उसमें से 18% दिया गया। और अंत में पूना पैक्ट में ये शर्त रखी गई कि आबादी के अनुपात में सदा आपको राजनीतिक प्रतिनिधित्व भारत में मिलता रहेगा। ये जानना चाहिए, है ना। अब इसके बाद तो पहली बात, ये आरक्षण कैसे हुआ, एक तो ये भी जानना चाहिए। तो जो ईसाई मिशनरी हैं वो 18वीं शताब्दी ईस्वी से ही हिंदू समाज से बहुत परेशान थे, और हिंदू समाज में ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान था, और क्षत्रिय तो शासक ही थे कई जगह, और वैश्य जो है उनका भी सम्मान था कि ये धर्मनिष्ठ हैं, सदाचारी हैं। तो उसने सोचा कि ये सब लोग ब्राह्मण को मानते हैं, क्षत्रिय भी वैश्य भी, तो ब्राह्मणों पर आक्रमण शुरू कर दिया और कहा कि ये तो बहुत संसार में सबसे अद्भुत अन्याय होता है जो जाति प्रथा, जबकि उनके यहाँ स्वयं 85% के साथ अन्याय होता था। तो उस समय के अंग्रेजों की, खासतौर से ईसाई मिशनरियों की झूठ बोलने की बहुत आदत है, ये सारे विश्व में प्रसिद्ध है और आंकड़े भी हैं, तथ्य भी हैं, पुस्तकें लिखी गई हैं कि मिशनरी बहुत झूठ बोलते हैं। बाद में स्वयं प्रबुद्ध अंग्रेजों ने ईसाई मिशनरियों का बहुत विरोध किया इंग्लैंड में। क्या है, लेकिन जो मुख्य बात है कि आरक्षण का जो पहला चरण है वो कैसे आया है कि ईसाई मिशनरियों का एक तो प्रचार है, और अंग्रेज सरकार का उस प्रचार को परोक्ष संरक्षण है, सीधा नहीं। और साथ ही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी अगर अछूत, मान लो महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में थोड़ा ज्यादा कोई व्यवहार होता था, तो उसको भी हमारे लोग बुरा मान रहे थे। हिंदू महासभा और सनातन धर्म महासभा के प्रस्ताव पारित हुए थे कि ये बिल्कुल गलत है, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि ये अंग्रेज इतना बचंडा मचा रहे हैं, इसलिए हिंदुओं ने स्वयं ही बढ़कर इनको वास्तविक सामाजिक जो कमी है उसको भी ध्यान रख के, और ईसाई मिशनरियों का प्रचार का दबाव भी, इन दोनों से आरक्षण दिया गया अनुसूचित जाति को 14.5%। फिर सोचा गया कि अच्छा, क्योंकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मामला है तो भले हिंदुओं ने कभी किसी प्रकार का अन्याय नहीं किया वनवासी जातियों के साथ, उनके तो नातेदार रिश्तेदार थे, और जैसे गोंड भी एक वनवासी हैं, और उनको चंदेलों की रानी हमारी महारानी दुर्गावती जी ब्याही गई थी, इस तरह का संबंध था गहरवारों खैरवारों का, बहुत सारे उनका आपस में वनवासी समूह का। लेकिन सोचा कि फिर भी इनको अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किया है ट्राइबल्स पे, तो उनको भी दे दिया। तो 8%, 7.5% था शुरू में, 7.5% ट्राइबल्स को भी रिजर्वेशन की बात मान ली, और 14.5% इनको भी। तो कुल मिलाकर 14.5% अनुसूचित जाति और 7.5% अनुसूचित जनजाति, यानी कुल मिलाकर 22% को माना कि हम रिजर्वेशन देंगे। ठीक है। तो ये पहला आरक्षण है जो करुणा के भाव से सभी वर्ण के लोगों ने अपने हिंदू समाज के उन लोगों को दिया जो अनुसूचित जनजाति के कहलाते थे और अनुसूचित जनजाति के कहलाने लगे थे अंग्रेजों के द्वारा। हमारी भाषा में जो वनवासी थे और थोड़ा चतुर्थ वर्ण में अंतिम श्रेणी में थे, यानी जिनको चतुर्थ वर्ण में भी सबसे तिरस्कृत माना जाता था।
तो ये किसकी ओर से दिया गया? ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैष्णवों और शूद्रों की ओर से। अब धीरे धीरे इस तथ्य को भुला दिया गया। इसके बाद आरक्षण का जो दूसरा चरण है वो क्या हुआ? पहली बात तो ये आरक्षण कितने दिन दिया जाए इस पर बहस चली, तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा भाई 10 वर्ष बहुत है, 10 वर्ष में हो जाएगा। मान लो नहीं हो तो थोड़ा और बढ़ा देंगे, उसका विश्लेषण कर लेना, सर्वेक्षण कर लेना, आंकड़े जमा कर लेना। तो ऐसे हुआ। अब 10 वर्ष के बाद भी बढ़ा दिया गया हल्ला हुड़दंग करके 3 क्रम से। तो जो ऊंची जाति के हमारे नेता हैं उन्होंने पता नहीं क्या उसमें इसको भविष्य का देखा नहीं कि क्या होगा, कहा चलो कर लो और कर लो, इस तरह वो बढ़ता गया। इस समय जिनको पहले मझोली जातियां कहते थे उनमें से कुछ लोग, बहुत ही धूर्त लोग जो थे, उन्होंने सोचा कि ये बढ़िया मौका है। तो संविधान में लिखा था कि अदर बैकवर्ड कास्ट, सलेन जी भी आ गए हैं, अब वो भी सुन रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया, पहला आरक्षण हिंदू समाज की ओर से करुणा के कारण दिया गया, करुणा भावना से कि चलो भाई दे दो। संख्या तो इनकी बहुत कम है, 2.5% गांधी जी के अनुसार थी, 8% अंग्रेजों के कहने के अनुसार थी, तो उसको 14.5% तक मान गए। और इन वनवासियों के साथ तो हिंदू समाज ने कोई अन्याय किया नहीं था, जंगल में रहे, अंग्रेजों ने अन्याय किया, लेकिन इनको भी दे दो 7.5-8%। आरक्षण का जो दूसरा चरण आया उसमें हिंदू समाज में कोई बहस नहीं हुई, हिंदू समाज के किसी तथ्य को जानने की कोशिश नहीं की गई। उसमें अचानक एक बदमाश दुष्ट व्यक्ति ने तत्कालीन शासकों को पटाया और एक मंडल आयोग बना दिया गया, बीपी मंडल। और उसने जो सर्वे किया उस पर विस्तार से बताएंगे तो पूरा समय इसी में बीत जाएगा। सार ये है कि उसने बिहार के चुन चुनकर 2 गांव लिए अपने मन से, चुन चुन के 2 गांव जिनको वो चाहता था कि इसमें उन जातियों का है जिसको हम लिस्ट में शामिल करेंगे, और उन जातियों का वो भी सैंपल सर्वे किया। यानी उन बिहार के हर जिले के 2 गांव को लिया, 2 गांव का भी पूरा जनगणना के आंकड़े नहीं, सैंपल सर्वे करके कह दिया कि इनकी इतनी आबादी। अच्छा, और फिर ये कह दिया कि ये सारे देश की यही आबादी होगी, जबकि बिहार में तथाकथित जिन्हें ओबीसी कहा जाता है वो जातियां बहुत अधिक हैं, उत्तर प्रदेश की तुलना में बहुत अधिक है, लेकिन उसको आपने देश का मान लिया। तब भी उनका कुल टोटल आ रहा था 37%। वो मंडल आयोग की रिपोर्ट छपी है, उसमें जो जिसका योग 37 होता है उसको 42 लिख दिया, छपा हुआ गल्ला है। हमने 1989-90 में ही कलकत्ता, हिंदुस्तान टाइम्स और नवभारत में लेख लिखे थे, चैलेंज किया था कि ये गलत रिपोर्ट है, झूठी जालसाजी से भरी रिपोर्ट है। पहला तो सैंपल सर्वे के आधार पे आप फाइनल नहीं कर सकते, और दूसरा कि इस तरह से नहीं कर सकते, 37 को 42 नहीं, 42 में नहीं। फिर उसने कहा नहीं, जितने मुसलमान और ईसाई हैं वो भी सब, उनका भी 60% प्रताड़ित है, तो उस समय भी कम से कम 14 तो जोड़ दो। है ना, जालसाजी से भरी हुई मंडल कमीशन की रिपोर्ट। तो उसमें कह दिया कि 54% होते हैं सारे ओबीसी, तो उनको 27 दे दो। अब संविधान में ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, कास्ट कहीं नहीं लिखा है, लिखित में अभी भी अन्य पिछड़ा वर्ग नाम है, लेकिन साथ साथ उसने जातियों के आधार पर किया। तो पहले तो वही संविधान का उल्लंघन है। दूसरे, मूल संविधान में ओबीसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं लिखा ही नहीं है कि अन्य पिछड़ा वर्ग भी कोई होगा। और अन्य पिछड़ा वर्ग तो संपूर्ण समाज को मानेंगे फिर, जब क्योंकि पिछड़ा वर्ग स्वयं डॉक्टर लोहिया जो कि बड़े जातिवादी नेता बने बाद में, उन्होंने पिछड़ा वर्ग कहा किसको? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीब स्त्रियां, ये हिंदुओं में, और गरीब मुसलमानों में, इनको कहा। जो लोग आज अपने को अन्य पिछड़ा कह रहे हैं उनको डॉक्टर लोहिया का लिखित साहित्य है, लोकसभा में भी पुस्तकों में भी, उनको वो मझोली जातियां, मिडिल कास्ट कहते थे, यानी ब्राह्मणों क्षत्रियों के पास की नंबर 2 की जाति, और ये लोग अपने आप को वैश्य और क्षत्रिय कहते थे। सार यह है कि मंडल आयोग शुद्ध झूठ की रचना है, और यह दिखाने के लिए कि हिंदू समाज के 80% या बहुत बड़े वर्ग को, 22 पहले से ही है, 54 इन्होंने जोड़ दिया, तो 54 और 2 76% को बता दो कि बड़ा पिछड़ा है। तो ये हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए हिंदू द्रोहियों, धर्मद्रोहियों और ईसाई समाज के लोगों का षड्यंत्र है। लेकिन मुख्य बात यह है कि आरक्षण के 2 चरण हैं। पहला चरण करुणा से निकला है, दूसरा चरण शुद्ध जालसाजी, छल कपट और प्रपंच से, इसको जानना चाहिए। तो अब पहली बात तो ये है, इसको जानना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर इस तरह के तर्क चल रहे हैं तो फिर मूल बात में, क्योंकि ये प्रचार हो गया, प्रचार के द्वारा ऐसे बता दिया, अब सब लोग मानते हैं कि ये पिछड़ा है,
यानी सामान्य हिंदू पढ़ा लिखा भी इनको पिछड़ा ही कहता है। अहीर, कुर्मी, सुनार, लोहार सब पिछड़ा। यानी जीवन में संपूर्ण इतिहास में जिसको कभी पिछड़ा नहीं कहा गया, प्रोपेगेंडा के बल पे और सरकारी संज्ञा से वो पिछड़े कहला गए, और वो अपने को पिछड़ा मान के जबरदस्ती भी करते हैं, दाव बताते हैं तरह तरह के। वो कितना बन गया है वो शासन का बताएंगे आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी। लेकिन अब क्योंकि झूठे प्रचार से ये चला है, तो मेरा कहना ये है कि झूठ का खंडन भी राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक है। शासन तो नहीं करेगा, लेकिन जो लोग सामान्य वर्ग के हैं उसमें से काफी लोग इस हैसियत में हैं कि चाहे तो अपने हित में, अपने संपूर्ण समाज के हित में, राष्ट्र के हित में कुछ ऐसा केंद्र इकट्ठा करें, सर्वेक्षण का कोई एक शोध केंद्र या कुछ बनाए। आपको पहले देश के सामने तथ्य का भी व्यापक प्रचार करना होगा, क्योंकि झूठ के बल पर ये टिके हैं, तो उस झूठ का व्यवस्थित खंडन करना होगा। नहीं तो ये अचानक प्रचार कर देंगे कि ये समाज विरोधी है, जबकि वस्तुतः समाज विरोधी है। मंडल आयोग की स्थापना ही राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी, देश विरोधी थी। और अब जो अनुसूचित जाति के लिए केवल 10 वर्षों के लिए रखा गया था, उसको लगातार बढ़ाते जाना भी देश विरोधी, धर्म विरोधी, सत्य विरोधी, सब प्रकार से हानिकारक। तो हम लोगों को कुछ प्रश्न उठाने पड़ेंगे कि भाई स्वाधीनता का बड़ा, स्वाधीनता के बिना तो इनकी लेजिटिमेसी ही नहीं है, केवल राजा थे हमारे यहाँ। तो स्वाधीनता किससे किसने प्राप्त की, ये प्रश्न। मेरा कहना यह है कि देश में अब इस पर बहस गहरी चलानी पड़ेगी, नहीं तो ये मनमानी करते रहेंगे, मूलभूत बात ही टूट जाते हैं। तो अंग्रेजों से किसने लड़ाई लड़ी? तो हम लोगों को, जो जिन्हें सामान्य वर्ग कहा जाता है, उसमें जो समर्थ लोग हैं उनका ये कर्तव्य है कि एक केंद्र बनाए शोध का, और एक शोध करके इसका भी करें काम। 2-4 प्रतिभाशाली लोग भी अपने बल पर कर सकते हैं कि अंग्रेजों से 2 धाराओं ने लड़ाई लड़ी है, एक तो क्रांतिकारी धाराओं ने और एक ठंडी धारा, जो लड़ नहीं सकते थे, वीर नहीं थे, लेकिन थोड़ा कुछ झुक के, कुछ अंग्रेजों से दोस्ती करके, और कभी कभी उसमें बड़े देशभक्त लोग भी आए, लोकमान्य तिलक आदि जैसे। तो दोनों धाराओं के प्रमुख नेताओं का जातिवार विवरण प्रकाशित करना चाहिए। क्रांतिकारियों की जब जाति चल ही गई है, तो आप तक चलाइए क्रांतिकारियों की क्या जातियां थी। जितने क्रांतिकारी हुए हैं उनमें 98% वो लोग हैं जिन्हें आज सामान्य वर्ग के लोग कहा जाता है। और जो ठंडी धारा है उसमें भी, चाहे वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल हों, चाहे श्री अरविंद हों, और चाहे गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि हों, ये सब भी सामान्य वर्ग के लोग हैं। तो अंग्रेजों से लड़ाई क्रांतिकारी धारा ने भी और ठंडी धारा ने भी सामान्य वर्ग के लोगों ने लड़ी है। तो आपको ये अधिकार कहां से मिल गया कि देश में आप तय करेंगे कि क्या हो क्या नहीं हो? मतलब ये तो वस्तुतः ये अनधिकारी है। अपने आप को जो भी अन्य पिछड़ा कहता है या अनुसूचित जाति भी कहता है, अब इतने वर्षों बाद भी, तो वो तो देश के विषय में अनधिकारी है। तुम तो अंग्रेजों से लड़े नहीं, प्रमाणित हो कितने प्रतिशत लड़े हो, फिर यही कर लो। जब आप अंग्रेजों से लड़े नहीं, तो आप भारत में शासन के अधिकारी किस आधार पर हुए? और मूल संविधान में जो चीज नहीं थी, जो केवल 10 वर्ष के लिए अनुसूचित जाति के लिए थी, चलो जनजाति के लिए भी मान ली, उसमें तुम ओबीसी लाए कैसे? तो ये असंवैधानिक और राष्ट्र विरोधी आयोग है। दूसरी बात यह है कि क्या कभी उसके पहले अंग्रेजों के समय किसी ने भी हिंदू समाज को ऐसा अन्यायी और विषमताग्रस्त बताया जैसा ये बताते हैं झूठे और बदमाश लोग, अभागे लोग? गांधी जी तो कहते थे कि कुल 2.5% के साथ अन्याय हुआ है, और उसके लिए 97.5% लोग जिम्मेदार हैं हिंदुओं के, यानी जिसमें आजकल के सभी अपने को दलित वंचित कहने वाले सबको गांधी जी अपराधी बताते थे। तो अन्यायी आजकल इस हिंदू समाज को अन्यायी जो बता रहा है वो कौन है, कहां से आया? इसका तथ्य लाना चाहिए कि कब से ये शुरू हुआ कि संपूर्ण हिंदू समाज को अन्यायी बताने लगना हिंदुओं भारत के भीतर। तो पता चलेगा कि ईसाई मिशनरियों का एजेंट या मजहबी उन्मादियों का एजेंट, ये 2 प्रकार के देशद्रोही और सत्यद्रोही लोग ही ये हल्ला कर रहे हैं। तो इतना घृणित झूठ कि सदा से हिंदू समाज विषम रहा है, ये कहां से चला है, इसको सामने लाना आवश्यक है। और जैसा मैंने बताया, पूना पैक्ट के बारे में बताया ही, और लोहिया जी का साथ किसने दिया था? लोहिया जी के भी मुख्य नेता साथी कौन थे? मदुलिमय, जॉर्ज फर्नांडिस, रामानंद तिवारी, मनीराम बागड़ी, श्रीधर महादेव जोशी, यही थे ना।
तो आपको अब ये अधिकार कहाँ से मिल गया कि आप किसी भी नेता या किसी भी तर्क का सहारा लेकर सारे हिंदू समाज के लिए कानून आप किस आधार पर बना रहे हैं और मनमानी बनाते चले जा रहे हैं। अभी अब हम इस पर, क्योंकि समय कम है तो इस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वस्तुतः लोहिया ने भी जो किया वो अनुचित था, क्योंकि लोहिया स्वयं तो मारवाड़ियों का एक अग्रवाल समाज कोष था, उसके बल पे पढ़ने गए थे। उनको तो किसी दलित ने या दलितवादी ने सहारा नहीं दिया था। इसके बाद बीकानेर के महाराजा ने उनको सहारा दिया था। तो कैसे कृतज्ञ लोग हैं कि जिसने आगे बढ़ाया, और सबसे ज्यादा तथाकथित सामान्य वर्ग के लोगों ने ही लोहिया का साथ दिया। और वैसे लोहिया ने और भी बहुत सी मांग की थी, वो तो कोई नहीं मान रहा है। उन्होंने भी कहा था कि भारत में अंग्रेजों का जितना भी धन है सब जब्त कर लेना चाहिए, उसी समय मांग की। जितने भी उनके बिजनेस हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं, सब जब्त कर लेना चाहिए। और भी चौखंबा राज, पंचायती राज, बहुत सी बातें कही थी, कुछ नहीं हुआ। आपने उनसे केवल जाति ले लिया। लेकिन जैसे भी लिया, ये जो जातिवाद चल रहा है, ये अभी तो सचमुच कोड़ हो गया है। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार ने कोड़ कहा है, जो बहुत सही है। लेकिन अगर इस कोड़ को दूर नहीं किया गया तो ये कैंसर हो जाएगा। ये अब बहुत भयंकर है। इसलिए जो भी देशभक्त है, सत्यनिष्ठ है, धर्मनिष्ठ है, उसको इसका विरोध करना पड़ेगा। विरोध की शैली में भेद, अलग अलग दृष्टि हो सकती है। मेरा मानना है कि कुछ वर्षों तक आंदोलन तो करें, लेकिन साथ ही ये सत्य देश भर में प्रचारित करें कि न तो ये कभी इतने अन्याय से पीड़ित रहे, अनुसूचित जाति के लोग भी इतने पीड़ित नहीं थे। बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, धर्मपाल की ही रिपोर्ट है, जो कि धर्मपाल ने नहीं लिखा है, केवल कंपाइल किया है, अंग्रेजी अधिकारियों की रिपोर्ट है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में हर गांव में एक स्कूल था, उसमें हर जाति के शिक्षक होते थे और हर जाति के विद्यार्थी पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे उसकी पुस्तकों की सूची दी हुई है, संख्या दी हुई है, सारे प्रमाण हैं। हालत यह है कि स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण में उस पुस्तक का जिक्र किया, उन आंकड़ों का। तो हमारे नेता कुछ अराजक हैं, चाहे जो बोलते हैं। अगर 19वीं शताब्दी में हर जाति का बच्चा पढ़ता था और हर जाति के लोग शिक्षक होते थे, तो आप शताब्दियों से अन्याय पीड़ित कैसे हो गए। इसके अतिरिक्त जो इनके धर्मात्मा हैं, चाहे वो सेन पीपा आदि हों और चाहे जो सर्वमान्य रविदास जी हों, तो उनको बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी गुरु माना था। कुछ ब्राह्मणों ने विरोध किया होगा, लेकिन बहुत सारे ब्राह्मणों ने समर्थन भी दिया था काशी में। तो क्या संत रविदास अनुसूचित जाति के नहीं थे, आप ये मानते हैं? या वो लोग इन जातियों के जो संत होते हैं वो जाति से अलग हो जाते हैं? अगर आप ये मानते हैं तो चलो वो भी मान सकते हैं, लेकिन फिर आपका आदर्श कौन है? क्या अंग्रेज आपके आदर्श हैं या स्वयं नए नए आपके आदर्श निकल रहे हैं? तो इस तरह हमको तथ्य के आधार पर भी इनका विरोध करना चाहिए और साथ ही पूरी रणनीति सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो चुनाव के समय इस मांग को कभी नहीं उठाते नेता लोग। तो हमको इस चुनाव का मुद्दा बनाना चाहिए कि तुम्हारा सामान्य वर्ग ने क्या बिगाड़ा है, तुम हमारे शत्रु क्यों हो। हर प्रतिनिधि से ये पूछना चाहिए कि आप ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों यानी अनारक्षित समाज के दुश्मन क्यों हैं, हमने आपका क्या नुकसान किया है। ये चुनाव का मुख्य मुद्दा होना चाहिए कि सामान्य वर्ग के लोग हर जगह प्रत्येक प्रत्याशी से ये कहें कि कृपया बताइए, प्रमाण सहित बताइए कि आपका सामान्य वर्ग ने क्या नुकसान किया। और विशेषकर ऐसे संगठन जो अपने आप को हिंदू संगठन कहते हैं और जो एक नकली माया जाल रचते हैं कि बड़ा अन्याय किया, उनको तो अपराधी और बदमाश मानकर उनसे बात ही नहीं करना चाहिए, उनसे वो नहीं लगाना चाहिए। सीधे नेताओं से बात करनी चाहिए कि आप बताइए, और अगर आप कहते हैं कि शताब्दियों अन्याय हुआ तो उसका भी प्रमाण दीजिए। और अन्याय संसार में जो हुआ है उसके आंकड़े भी धीरे धीरे हम लोग और सब लोग मिलकर अलग फिर से पढ़ें और प्रकाशित करें। इंग्लैंड में कितना अन्याय हुआ है, अमेरिका में कितना हुआ है, यूरोप के अलग अलग देशों में कितना हुआ, कहीं वैसा रिजर्वेशन क्यों नहीं है। स्त्रियों के साथ जो अभी 20वीं शताब्दी के मध्य तक अन्याय था, और किसी को बालिग वोट 1920 के बाद अलग अलग यूरोपीय देशों में हुआ है, कुछ में तो 1956 और 60 में हुआ है। स्वयं इंग्लैंड में 1930 के आसपास हुआ है, 26 या 28। तो उसके पहले तो फिर अगर ये अन्याय होता है तो सारे इंग्लैंड में अन्याय था, सब स्त्रियों के साथ और हर वयस्क व्यक्ति के साथ, सिवाय रॉयल फैमिली और प्रीस्ट क्लास के। उनको रिजर्वेशन क्यों नहीं है? भारत में ही ऐसा क्या अनोखा कारण है रिजर्वेशन का? तो सब प्रकार से संसार में
नकल तो करते हैं यूरोप और अमेरिका की, और जो संसार में कहीं नहीं होता उस सबको भारत में ही क्यों लागू किया जा रहा है, और ये लागू करने वाले किस आधार पर इसके अधिकारी हो गए हैं, कौन सा इनके पास आधार है, क्या प्रमाण है, ये सब प्रश्न उठाने चाहिए, ताकि समाज में ये फैल जाए कि जो भी अब आरक्षण का अभी भी आग्रह करता है वो झूठा है, अपराधी है, भारतद्रोही है, धर्मद्रोही है, देशद्रोही। इस बात को ज्यादा से ज्यादा फैलाना चाहिए।